Good afternoon and welcome to our Hindi first year intermediate class children. हम लोग कल पढ़ रहे थे गिल्लू के बारे में। गिल्लू एक गिल्लर का छोटा बच्चा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि वो कैसे क्या कहते हैं कि हमारे लेखक का घर में आया है, उसने उसके कैसे पालन पोषण किया है, उसे कैसे कौवों से बचाया है, उसको कैसे दूध पिलाकर अपने उंगलियों से बड़ा किया है और वो आप जैसे बड़ा हो गया तो उसको उसने नाम दे दिया है गिल्लू। ये यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब लास्ट पेज नंबर 78, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। सॉरी बच्चों, हमने इसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया है। यानी जातिवाचक यानी कि ये इसके जानवर की संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है और इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा है नाम, जो हमको एक नाम दिया जाता है जिससे हमारी पहचान होती है। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू का घर पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार की खिड़की पर लटका दिया। अब उसको रहने का भी लेखिका ने इंतज़ाम कर दिया। एक बुट्टी में उसने क्या किया, रुई बिछाकर उसको रखती थी क्योंकि बड़ा नाजुक डेलिकेट था। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर उसको आश्चर्य होता था। वो डलिया में बैठ जाता था, वो बुट्टी में बैठता था, वहाँ से खेलता था, उसको हिलाता था और अपने अपने ट्रिक से वह अपना मनोरंजन करते रहता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उस तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। और जब लिखने पड़ती थी तो अक्सर देखो बच्चे भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो लोग बड़े बात करते हैं तो क्या करते हैं, बीच में जाकर टोकते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मतलब हम उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। उसी प्रकार से ये गिल्लू भी जो था लेखिका जब कुछ लिखने के लिए बढ़ती थी तो आकर क्या करता था, उसको डिस्टर्ब करता था और उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कोशिश करता था। और क्या करता था देखो, वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता तब तक मैं इसको पकड़ने के लिए न उठती। और क्या करता था, वो उसकी साड़ी पर चढ़ता था, वहाँ से पर्दे पर चढ़ता था, पर्दे से नीचे आता था, यानी कि वो उसको आकर्षित करने की कोशिश करता था। और जब उसको पकड़ने के लिए जब उठती थी तो वो जाकर बैठ जाता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुआत भीतर के लिफाफे के भीतर बंद रहता। उसको क्या करती थी, बंद कर देती थी और जिसके 2 पैर और जो इसके जो हाथ जो रहते थे उसको बाहर रखकर उसको एक कवर में, एक एनवलप में बंद करके रख देती थी और उसको क्या करती थी, ले जाकर टांग देती थी, बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज़ पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। उसको रख देती थी, वहाँ उसको बिठा के रखती थी और वो जो लेखिका जो कुछ करे उसको उसकी ओर देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू और बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता खाता था। और जब भूख लगती थी आवाज़ करता था चिक चिक की, और लेखिका क्या करती थी, उसको बिस्किट्स और काजू रख कर देती थी क्योंकि उसका मुंह और दोनों पैर जो थे बाहर रहते थे, इसके कारण क्या करते पकड़ कर वो खाने की उसको कोशिश करता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम, चमेली और गंध मेरे कमरे में हिले हौले हौले आने लगे। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहती थी। अब गिल्लू की थोड़ी सी बाहर की गिलहरियाँ भी उसकी दोस्त बन गई थी और वो आकर उसका मनोरंजन करती थी, उसको बुलाती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो वो क्या करती थी, आकर उसके पास बैठती थी। गिल्लू के ऐसा लगता था कि शायद गिल्लू के साथ खेलना चाहता है, इसलिए लेखिका ने भी एक उपाय सोचा। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और उस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। हाँ, क्योंकि ये छोटा था, इसके कुत्ते बिल्ली भी इसको खा सकते थे, इसलिए उसने उसको ऊपर से बाहर रखकर बचने के लिए फिर कभी कभी जाली के अंदर से अंदर भी आ सकता था। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरा बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही
कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे गिल्लू अपने जाल के भीतर से आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। अब क्या करती थी, इसको उसने जाली का दरवाज़ा उसका खोल दिया था, जहाँ जाली में रखती थी, वो बाहर आता था, अंदर जाता था, और अब उसको कुत्ते या बिल्ली उसको खा सकते थे, इसलिए लेखिका क्या करती थी, इसको बंद करके अपने कमरे में कॉलेज के चली जाती थी। और जब आती थी वो बड़ा खुश होता था अपने मालकिन को देखकर, और वो आकर झट से क्या करता था, उसके पैर के अंदर लिपट जाता था। अब लेखिका ने एक क्रम बना लिया था कि गिल्लू को कमरे में बंद करके जाना, जब बंद करके जब वो अंदर आती थी और उसको तब आकर उसको खोलती थी, नहीं तो कहीं उसको कुत्ते या बिल्ली खा सकते थे। मेरे कमरे के बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की के खुली जाली के राह बाहर चला जाता और दिन भर गिल्लियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वो खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। और वो इतना अच्छा बन गया था कि वो क्या करता था, जब चली जाती थी वो खिड़की से बाहर जाता था, अपने दोस्तों से मिलता था, खेलता था, और जैसे वो आ जाती थी अपने 4 बजे का टाइम उसको मालूम होता था, आकर अपने उस झूले में आकर फिर से बैठ जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हुई। कभी फूलदान के फूल में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में, और कभी सोंझी की पत्तियों में। अब वो आंख मिचेलों का खेल भी लेखिका से करने लगा था, और वो लेखिका के साथ वो जाकर कभी उसके अंदर जाकर छुप जाता था, फूलदान में छुप जाता था, कभी पेड़ों के नीचे छुप जाता था, और कभी कभी क्या करता था, पर्दे के पीछे छुप जाता था, या सोंझे का जो गमला था उसके अंदर जाकर बैठ जाता था। मेरे पास बहुत सी पशु पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। जब इसके पास पशु पक्षी थे, कोई पशु पक्षी इसके साथ आते नहीं थे। ये एक छोटी सी कटोरी में कोई थाली में खाने के लिए रख देती थी, वहाँ पर खाते थे, पर ये जो गिल्लू था इसकी थाली में आकर बराबर खाने के लिए बैठ जाता था। कि गिल्लू उनमें से अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार कर मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। कई कटे से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर कड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्न खाने की चीज़ या तो लेना या बंद कर देता था, झूले के नीचे फेंक देता था। उसको काजू बहुत पसंद थे, और वो धीरे धीरे लेखिका के पास आता था, बैठता था, खाने की कोशिश करता था और खाता था एक एक दाना। अब लेखिका ने इसको सिखाया था कि उसको बाजू में रखकर उसको खाना दाना डालती थी। काजू उसको बहुत पसंद था, और जब उसको काजू नहीं मिलता था और कोई दाना देती थी, वो नहीं खाता था, उसको फेंक देता था, या जो थाली रहती उसके जो क्या कहते कि जो डाली थी जहाँ वो बैठता था, उसमें से सारी चीज़ों को निकाल कर मुँह से कुतर कर फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भी भरे मिले, जिसने ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। पशु पक्षी बड़े ईमानदार होते हैं। एक बार लेखिका को दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और उसको अस्पताल में इलाज के लिए रहना पड़ा। अब गिल्लू उसके कमरे में रहता था। अब वो लेखिका वहाँ पर नहीं आती थी। कभी इत्तेफाक से कोई दरवाज़ा खोलता था तो गिल्लू को लगता था कि अपनी मालकिन आ गई है। वो दौड़ कर आता था और दूसरों को देखकर क्या करता था, फिर जाकर वहाँ पर निराश होकर अपने झूले में जाकर बैठ जाता था। लोगों ने सबको मालूम हो गया था कि ये जो गिल्लू है इसको काजू बहुत पसंद है। इसको काजू लाकर उसके उस डालिया में उस जगह पर उसको खाने के लिए देते थे। तो वह
जब लेखिका अस्पताल से डिस्चार्ज होकर छुट्टी लेकर जब घर आई तो उसने जब इसका उस बैठने की जगह को जब साफ़ किया तो उसको उसमें बहुत सारे काजू मिले। तो उसने अंदाज़ा लगाया था कि इसने बहुत कम काजू खाए थे, क्योंकि उसको इस लेखिका का न होने का बड़ा ही गम था। मैंने मेरी अस्वस्थता से वह तकिया पर सिराने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान था। जब लेके घर को आ गए थे उसको क्या करता था, उसके बाजू उसके सराहने बैठता था और उसके बाजू उस सिर के बालों को उस प्रकार सहलाता था, ऐसे हाथ फिराता था और ऐसा लगता था कि वो एक नर्स का काम कर रहा है। कितना अच्छा लगता होगा ना बच्चों देखने के बाद। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और उस प्रकार समय भी रहता और ठंडक में भी रहता। ये गर्मी के दिनों बाहर नहीं जाता था और उसने देखा कि सुराही में जो पानी रहता था वो ठंडा पानी रहता है, तो उसके बाजू जाकर क्या करता था, लेट जाता था और बाहर भी नहीं जाता था, क्योंकि उसको गर्मी के अंदर धूप में जाना पसंद नहीं था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू का जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ में चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की वर्णासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ भी वह किसी और जीवन में जगने के लिए सो हो गया। तो उसने देखा कि अब गिलहरी की उम्र शायद 2 साल ही होती है, ऐसे लेखक ने बताया है, और ये इस 2 साल की उम्र थी, इसलिए उसने क्या किया, अब ये यानी कि अभी 2 साल का हो गया था और एक दिन उसने कुछ खाया और न कुछ पिया, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और रात को वह लेखिका के पास में रहा और उसने उसके हाथ की उंगलियों को उसी प्रकार पकड़ा जब पहली बार लेखिका ने उसको दूध पिलाया था, और उस दूध की वो उंगलियों को पकड़कर अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ कर रखा था। उसी प्रकार से अंत समय में भी उसने क्या किया था, लेखिका की इस उंगली को घट पकड़ कर रखा था और सवेरे सवेरे ख़त्म हो गया। उसका झूला उतार कर एक रख दिया गया और खिड़की को जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सुई जुई पर बसंत आता ही रहता है। अब गिलहरियाँ उस जाने के बाद में लेखिका ने उसकी जो जगह थी उसको बंद कर दी, खिड़की को भी बंद कर दिया, और उसने क्या किया, उसको पर जो गिलहरी थी उसके इंतज़ार में दूसरी गिलहरियाँ जो बाहर की गिलहरियाँ थी आज भी उस खिड़की के पास आती है, जाती है, चिक चिक करती है, और सोन जूही का फूल फिर से आज खिलने लगा है, क्योंकि एक का जब अंत होता है तो एक दूसरा वहाँ पर पैदा होता है, और यह हमारा गिल्लू भी दूसरी यात्रा में चला गया था। सोन जी की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, और लेखिका ने उस गिल्लू को उसी सोन जी के गमले के नीचे मतलब समाधि दी, यानी कि उसको गाड़ दिया वहीं पर, और उसको इसके कारण जब सोन जी की कली खिली तो इस लेखिका को अपने इस प्रिय गिल्लू की याद आ गई। इसलिए भी उसी वह लता उसकी सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि वो लघु घात था। किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल से खिल जाने का विश्वास मुझे संतुष्ट देता है कि मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर जो गिल्लू है इस सोन जूही के क्या कहते हैं कि अंदर छिपा हुआ है, सोन जूही के रूप में वो बाहर आया हुआ है। तो बच्चों हमारा आज ये लेसन ख़त्म हुआ है। ये लेसन बड़ा अच्छा है, और पढ़ो, सुनो और समझने की कोशिश करो। और यहाँ पर जो लेसन है ना,
अभी मुझे पढ़ाना पड़ेंगे। तुलसी के दोहे प्रथम रश्मि मैंने ख़त्म की है। दान बल, हाँ प्रथम रश्मि तुमको ख़त्म नहीं किया, अभी ख़त्म करूँगी। गिल्ली तो ख़त्म हो गया है, अब एक पढ़ाना है बदकम्मा और दान बल। कल मैं ख़त्म करूँगी दान बल, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगी नेक्स्ट वीक में तुलसी के दोहे। अभी मैं ख़त्म करूँगी प्रथम रश्मि पेज नंबर 24। प्रस्तुत कविता प्रथम रश्मि पेज नंबर 24 पर है बच्चों। इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें प्राकृतिक कवि माना जाता है। ये बड़े शांत स्वभाव के थे। इनके पिता का नाम गंगादत्त और माँ का नाम सरस्वती देवी था। कवि अल्मोड़ा उत्तराखंड के पास है, इसलिए वहाँ के कवि प्राकृतिक कवि माने जाते हैं कि उत्तराखंड के प्राकृतिक क्या कहते हैं कि दृश्य बहुत अच्छा हो, सॉरी बच्चों, अच्छा होता है और इसका वर्णन उन्होंने अपनी कविता में किया है। ये महर्षि अरविंद के क्या कहते हैं कि बड़े अनुयायी थे। पहले मैं कविता खाली एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में कवि परिचय पढ़ेंगे टाइम मिला जब। तो प्रथम रश्मि यानी कि सूरज की पहली किरण, जब सूरज निकलता है, दिन निकलता है, सूरज आकाश से ऊपर आने की कोशिश करता है, उसका समय का है कि जब चिड़ियाँ उड़ती हैं, चूँ चूँ करती है, आवाज़ देती है, और हम भी जब चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं तो अपने बिस्तर से हम लोग भी उठ जाते हैं। तो चिड़ियों की आवाज़ से हम लोग उठते हैं, पर चिड़िया कैसे उड़ती है, चिड़ियों को कैसे मालूम है कि दिन निकला है और हमको जगना चाहिए? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क कवि को है, और कवि ने ये प्रश्न उनसे पूछा है कि प्रथम रश्मि का आना रंगनी तुमने कैसे पहचाना? तुम तो प्रथम रश्मि यानी कि सूरज निकल रहा है और रंग बिरंगी चिड़ियाँ जो उठकर पेड़ों के ऊपर ची ची की जो आवाज़ कर रही है, जो चिरक रही है, तो ये आवाज़ जो कलरव कर रही है, ये आवाज़ तुम कैसे जग गई? क्या तुमको कैसे मालूम हुआ कि अब दिन निकल रहा है, सूरज निकल रहा है? अभी तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको तो ज्ञान है, अंधेरा छट रहा है, सूरज निकल रहा है, हम टाइम देखते हैं, टाइम देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि दिन निकल रहा है, सूरज को उठ जाते हैं। अगर अंधेरा भी है, 5 बज रहे, 6 बज रहे, क्योंकि हमारे पास घड़ी है, उसको देखकर हम लोग उठ जाते हैं। पर तुम तरंगिनी, हे विहंगिनी, हे चिड़ियाँ, हे रंगीन चिड़ियाँ, तुम उठकर तुमको कैसे मालूम पड़ा कि अब दिन निकला है और तुमको उठना चाहिए? तुमने कैसे पहचाना? कहाँ है बाल व्यंगनी, पाया तुमने यह गाना? और तुम ये गाना गा रही है, ची ची चू चू करके जो गाना गा रही है, ये गाना तुमने कहाँ से सिखाया? तुमको ये गाना किसने सिखाया है जो तुम सवेरे उठकर ये गाना गा रही है? क्योंकि बच्चों पुराने ज़माने में ना लोगों के पास जब घड़ी नहीं होती थी, या तो ये नक्षत्रों को देखकर, तारों को देखकर, आकाश को देखकर अपने टाइम का समय का पता लगा लेते थे और उठते थे। और लोगों को उठाने के लिए क्या करते थे? सवेरे उठकर ये भजन गाते थे, गाने गाते थे। फिर तुम भी हमको उठाने के लिए गाने गा रही है, पर तुमने गाना कहाँ से सीखा है? ये बार मन में एक बड़ा प्रश्न आ रहा है। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, परी थे जुगनू नाना। तो तुम क्या करती? अपने सपने में तुम सोई हुई थी, अपने नीड़ में, अपने घोंसले में तुम सोई थी, अपने पंखों के अंदर छिपकर तुम सोई थी। क्योंकि पक्षियों को उड़ाने के लिए कोई बिस्तर ओढ़ना नहीं रहता है, कुछ ब्लैंकेट नहीं रहता है, कोई बेडशीट नहीं रहता है। तुम क्या करती? अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए तो अपने घोंसले में अपने पैरों के अंदर तुम छुप कर सोई थी, और तुम बड़े सपनों में थी, तुम अच्छे अच्छे सपने देख रही थी, और तुमको डिस्टर्ब नहीं होना, तुम्हें रक्षा करने के लिए ये जुगनू थे बाहर घूम रहे थे। जुगनू एक प्रकार कीड़ा होता है जो रात में चमकता है और उसको कहा जाता है जुगनू। और ये जुगनू क्या करते हैं? तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे बाहर घूम रहे थे। फिर तुमको कैसे मालूम हुआ कि दिन कैसे निकला है? शशि किरणों से उतर कर भू पर काम रूप नभ पर। अब ये पहले कविता हो गई बच्चों। अब सेकंड वन है कि शशि किरणों से उतर कर भू पर काम रूप चर चूम नवल कलियों के मृदु सुख सिखा रहे थे मुस्काना। तो रात हो गई थी, रात में जो कलियां थी सूरज की किरणें से, एक सूरज की किरणें इन कलियों को छू रही थी, कलियों को कवि ने कल्पना की कि उनको चूम रही थी। बच्चे को जब माँ उठाती है तो माँ क्या करती है? बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है, उनके मुख चूमती है, उनके प्यार करती है और कहती है कि बेटा उठो, दिन निकल गया है। उसी प्रकार से रात में जो कलियाँ
जो सो गई थी, जो कलियां थी रात में, सूरज की किरणें को छूने से वह कलियां समझो खिलकर फूल बन गई है और अपने फूल खिलने के बाद लोगों को भी खुश होकर उन्हें खुश कर रही है। तो ये तुम्हें कहाँ से मुस्काना सीखा है। लास्ट पैराग्राफ। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य के थे तरु के पर पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तम में था मंडप तान। स्नेहहीन तारों के दीपक, रात थी, आकाश में तारे चमक रहे थे कि रात हो गई थी इसलिए तारे आकाश में दिखाई दे रहे थे। और इन तारों को देखकर जो पत्ते थे, जो पेड़ थे, जो पौधे थे, वे भी सुनसान थे, शून्य थे, कोई आवाज़ नहीं थी। दिन निकलते तो पेड़ के पत्ते भी हिलते हैं, उनमें कुछ हलचल होती है, पर रात थी इसके कारण पेड़ के पत्ते भी क्या थे, सुनसान थे। उनको मालूम हो गया था कि रात हो गई है और उन्हें चुप रहना है। और उसके बाद से और उनके में भी कई प्रकार के सपने आ रहे थे और ये अपने सपने में गुम थे। उतने में एक कोयल की कूक उठी और कोयल ने क्या किया, अपने मधुर स्वर में गाना सिखा लिया। अब कभी इस कोयल से पूछ रहे हैं कि तुमने कोयल ये गाने कहाँ से सीखा है। और कोयल की कूक सुनकर लोग क्या हो गए हैं, उठ गए हैं और उठकर उनको ये मालूम हो गया कि अब दिन निकल गया है। और ये कोयल तूने गाना कहाँ से सीखा, जो सवेरे सवेरे आकर तुम क्या कर रही हो, कूक रही है। और जिसे सुनकर सारी धरती के लोग उठकर बैठ गए हैं और सबको पता लग गया है कि अब दिन निकल गया है। तो ये कविता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रथम रश्मि, ये हमारी कविता ख़त्म हो गई। अब मेरे आधुनिक कविता में मुझे सिर्फ एक ही कविता बताना है, दान बल। उसके बाद से मैं अगले क्लास में, कल तो मैं बता दूँगी दान बल और थोड़ा सा बतकमा, और उसके बाद से तुलसी के दोहे अगले हफ्ते लास्ट पर सेकेंड वीक में ख़त्म करने की, थर्ड वीक में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी बच्चों। फिर एक ही लेसन बचा रहता है मेरा, खेलो तो ऐसे खेलो। ओके, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माय क्लास। आज मेरा क्लास यहाँ पर आज ख़त्म हो गया है। अब हमको थोड़ा सा बाद में क्लास में थोड़ा सा पढ़ाना है, तो मुझे अभी एक लेसन दोहे, एक कविता तो बिल्कुल छोटी है और एक बड़ी सफलता की नॉट सफलता कुंजी, खेलो तो ऐसे खेलो, इस पाठ को, इस नॉन टेल के पाठ को तुमको एक पढ़ाना है। तो ये पहले गद्य भाग को मैं ख़त्म करूँगी, अगले हफ्ते में ये खेलो तो ऐसे खेलो मैं लास्ट में पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ पूछना है, सो आई विल बी अवेलेबल इन दिस कॉलेज नेक्स्ट वीक। कल भी रहूँगी मैं, आकर मुझे पूछने की, समझने की कोशिश करो। अगर तुम कुछ भी और डाउट है, अगर तुमको और कुछ पढ़ना है तो यू कैन बाय स्टडी मटेरियल, यू कैन गेट इन द श्रद्धा बुक डिपो में तुमको स्टडी मटेरियल जाएगा, उसको भी पढ़ने की कोशिश करो। पर कभी कभी मैं जो बता रही हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मेरी भाषा सरल तुमको समझने लायक है, और बाकी का मैं समझो तुमको जो भी कोई कठिनाई है मुझे आकर पूछने की कोशिश करो। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। I don't know whether you're listening or not listening, but I have to tell you are listening my Hindi class. Thank you children, thank you very much. बतकम्मा के बारे में तो बहुत सारी बातें शायद जो हमारे तेलंगाना के निवासी है, तेलंगाना के रहने वाले, साउथ के रहने वाले सभी को मालूम है। इसीलिए बतकम्मा तो मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ही, पढ़ाऊँगी तो सही, पर तुम लोग ज़्यादा मेरे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ। धरती को बचाए हो गया है, खड़क सिंह हो गया है, और ये जो है दाल बल पढ़ाना है, इट्स वेरी इजी लेसन। और क्या कहते हैं कि अपराजिता गिल्लू बतकम्मा पढ़ना है। थैंक यू चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई क्लास।